स्तर विद्युतिकी का अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की सिंपल परिभाषा है कि स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। दूसरी इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लिया ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, धनावेश, इसके चारों ओर ये कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अगर मैं यहां पर कोई दूसरा आवेश रखूं तो या तो वो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। अगर यहां मैं धनावेशित रखूं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, अगर मैं ये ऋणावेश रखूं तो दोनों में आकर्षण होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर वह या तो वह आकर्षण बल अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा तो बहुत सिंपल परिभाषा है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को रखने पर या तो वह आकर्षण बल अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है? देखना, जैसे मैंने अभी कहा था ये कोई आवेश है, स्थिर आवेश है, इसके चारों ओर मान लिया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर मैं कोई भी एकांक धनावेश जैसे Q0 रख रहा हूं, यहां पर यह आवेश है, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र हुआ है। अब यहां पर मैंने कोई आवेश Q0 रखा है तो यहां पर ये जो Q0 है इस पर विद्युत बल लगेगा। अगर यह धनावेशित है तो लगेगा प्रतिकर्षण बल, अगर यह ऋणावेशित है तो लगेगा आकर्षण बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहती है कि ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ये कितना है, आकर्षण और प्रतिबल है वो कितना। अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का भी मान ज्यादा होगा, अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का भी मान कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहती है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक देखूं तो मात्रक है यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अगर मैं इसकी विमा देखूं तो यहाँ पर विमा हो जाएगी, बल की होती है m1L1T-2, आवेश की होती है AT, T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m1L1T-2A-1। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम और विमा हो गई आपके m1L1T-3A-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब देखना, जैसे अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इस सूत्र से देखना, ये जो E बराबर F अपॉन Q बताया मैंने, इस सूत्र से देखना F यहां पर किसके बराबर है? QE के बराबर। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। अगर मैं यह धनावेश रखूं तो इस पे लगने वाला जो विद्युत बल है, ध्यान रखना, अगर मैं यह धनावेश रखूं तो इस पे लगने वाला विद्युत बल की दिशा भी यही होगी, और अगर यहां मैं ऋणावेश रखूं तो इस पे लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ढंग से समझ लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल E से। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन प्रति कूलम। तो इसकी विमा हो गई m1L1T-2 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा AT, तो ये ऊपर जाएगा तो m1L1T-3A-1, और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा देखना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, अगर मैं यहाँ धनावेश रखूं तो इस पे लगने वाला विद्युत
बल की दिशा ये होगी। अगर मैं ऋणावेश रखूं तो इस पे लगने वाले विद्युत बल की दिशा ये होगी। यानी धनावेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋणावेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ये टॉपिक अपने न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा कि जो धनावेश है इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर होगी, ऋणावेश की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला टॉपिक देखना, अगला हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखना यहां पर ये कोई धनावेश है, इसे r दूरी पर एक बिंदु है P और यहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये धनावेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और ये जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहां क्या रखूंगा, एक धनावेश रखूंगा Q0। एकांक परीक्षण आवेश है, मैंने क्या रखा है यहाँ पर Q0। तो देखना कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F वेक्टर बराबर K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अभी मैंने बताया आपको, E वेक्टर बराबर K E वेक्टर बराबर F अपॉन Q0। तो यहाँ पर F का मैं मान रख दूंगा तो यहाँ आ जाएगा E वेक्टर बराबर K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर बटा Q0। Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी यहाँ पर E बराबर E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एक प्लस का Q आवेश रखा हुआ है और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, P पर कौन सा आवेश है Q0, एकांक परीक्षण धनावेश है ये Q0, परीक्षण धनावेश रखा है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F बराबर K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ F की जगह ये फॉर्मूला रख देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके यहाँ पर क्या आ गई, K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब देखना यहां पर अगर ये धनावेशित है, यहां पर मैंने ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। अब यहां पर अगर E और R के बीच में रिलेशन देखें, संबंध देखें, तो E और R के बीच में ग्राफ खींचें तो E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा। और अगर 1/r स्क्वायर का ग्राफ देखें तो 1/r स्क्वायर का ग्राफ आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा, क्योंकि R तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन 1/r स्क्वायर है वो क्या है यहाँ पर समानुपाती है। तो ये आ गया आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये भी ध्यान रखना धनावेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर बल निकाला है, बल की दिशा वो इस दिशा में होगी। ऋणावेश होता तो बल की दिशा ये होती है। ये यहाँ पर धनावेश है, इसके कारण यहाँ विद्युत बल है, ये इस दिशा में लगेगा। अगर ऋणावेश होता है, ये माइनस का Q0 होता है, तो यहाँ पर विद्युत बल है वो इस दिशा में लगेगा। दोनों टॉपिक ध्यान रखना। ये जो Q0 रखा है मैंने, यहाँ धनावेश है Q0, तो इस कारण विद्युत बल की दिशा ये है। अगर यहाँ पर मैं माइनस का Q0 रखता तो यहाँ पर विद्युत बल की दिशा ये होगी। ये मैंने पहले भी बताया कि धनावेश होता है उस पे तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके क्या होती है, विपरीत होती है। अगला टॉपिक आएगा आपके कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस उसमें F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा, यहाँ लगेगा K Q अपॉन R स्क्वायर। तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सारे आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखना, ये यहां पर r दूरी पर बिंदु P है, ध्यान रखना, ये r0 ले रहा हूं स्थिति सदिश। यहां पर एक स्थिति सदिश है r0, बिंदु P है, यानी बिंदु P के यहां से दूरी ली है मैंने r0 वेक्टर, तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो r0 वेक्टर है, ठीक है। अब देखना, यहां पर एक आवेश रखा है q1, जिसकी स्थिति सदिश है r1 वेक्टर। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E01 वेक्टर बराबर, इस q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर ये जो दोनों के बीच की दूरी है ये हो गई आपके r01 वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कूलॉम का नियम का जो अध्यारोपण का सिद्धांत था उसी कॉन्सेप्ट पर है, बस उसमें k1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर का सूत्र लग रहा था, यहां पर सूत्र लग रहा है E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर। बिंदु P है, इसकी स्थिति सदिश है r0 वेक्टर, आवेश q1 है, इसकी स्थिति सदिश है r1 वेक्टर, दोनों के बीच की दूरी r01 वेक्टर है, जो स्थिति सदिश की जो दिशा है इस दिशा में। तो आवेश q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E01 वेक्टर बराबर k q1 अपॉन r01 का स्क्वायर r कैप नॉट। दूसरा आवेश है q2, इसकी स्थिति सदिश है r2 वेक्टर। दूसरा आवेश लिया मैंने q2, जिसकी स्थिति सदिश है r2 वेक्टर। इस आवेश q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E02 वेक्टर, और इन दोनों के बीच की दूरी है r02 वेक्टर। आवेश q2 है, इसकी स्थिति सदिश है r2 वेक्टर, और q2 और P के बीच की दूरी r02 वेक्टर है। तो आवेश q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी कौन सी, E02 वेक्टर। तो यहां पर E02 वेक्टर बराबर k q2 अपॉन r02 का स्क्वायर r कैप नॉट। ऐसे कैसे, आवेश q3, इसकी स्थिति सदिश है r3 वेक्टर, आवेश q3 इसकी स्थिति सदिश है r3 वेक्टर, और बिंदु P के और इन दोनों के बीच की दूरी है r03 वेक्टर, यहां दूरी है r03 वेक्टर। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E03 वेक्टर। तो यह आ जाएगी आपके E03 वेक्टर बराबर k q3 अपॉन r03 का स्क्वायर r कैप नॉट 3। अगला देखना, अगला आवेश मैं ले रहा हूं यहां पर r0 qn वेक्टर, सॉरी अगला आवेश ले रहा हूं qn, जिसकी स्थिति सदिश है rn वेक्टर, दोनों के बीच की दूरी हो गई r0n वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E0n वेक्टर, जो इस दिशा में होगी। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E0n वेक्टर, तो ये आ जाएगी k qn अपॉन r0n का स्क्वायर r कैप नॉट n। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबको जोड़ देंगे। एक बार वापस समझ लेना, यहां एक बिंदु P है जिसकी स्थिति सदिश r0 वेक्टर है। अब यहां पर एक आवेश है q1 जिसकी स्थिति सदिश r1 वेक्टर है। ध्यान रखना, दो आवेश दो पॉइंट का ग्रुप लेना है। तो आवेश q1 इसकी स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, P और q1 के बीच की दूरी r01 वेक्टर है। तो q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी E01 वेक्टर k q1 अपॉन r01 का स्क्वायर इंटू r कैप नॉट 1। इसी प्रकार दूसरा आवेश लिया मैंने q2, इसकी स्थिति सदिश r2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच की दूरी r02 वेक्टर है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, तो ये हो जाएगी E02 वेक्टर बराबर k q2 r02 का स्क्वायर r कैप नॉट 2। ऐसे कैसे, तीसरा आवेश लेंगे q3, जिसकी स्थिति सदिश r3 वेक्टर है, और P और R3 के बीच की डिस्टेंस है R03 वेक्टर, और Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E03 वेक्टर बराबर k q3 r03 का स्क्वायर r कैप नॉट 3। ऐसे कैसे n,
जो आवेश Qn है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ E नॉट n वेक्टर बराबर k Qn अपॉन r नॉट n का स्क्वायर r कैप नॉट n। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग करेंगे। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन सब का सदिश योग करेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर E वेक्टर बराबर E नॉट n1 वेक्टर प्लस E नॉट 2 वेक्टर प्लस E नॉट 3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट E नॉट n वेक्टर। तो यहां पर अब मान रखेंगे E नॉट 1 का मान क्या है, k q1 r नॉट 1 का स्क्वायर r कैप नॉट 1, q2 का k q2 अपॉन r नॉट 2 का स्क्वायर r कैप नॉट 2 प्लस k q3 अपॉन r नॉट 3 का स्क्वायर r कैप नॉट 3, और फिर यहां पर डॉट 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 k q n अपॉन r नॉट n का स्क्वायर r कैप नॉट n। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, k आ रहा है यहां पर कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा आपके q1 अपॉन r नॉट 1 का स्क्वायर r कैप नॉट 1, q2 अपॉन r नॉट 2 का स्क्वायर r कैप नॉट 2 प्लस q3 अपॉन r नॉट 3 का स्क्वायर r कैप नॉट 3, फिर डॉट डॉट qn अपॉन r नॉट n का स्क्वायर r कैप नॉट n। या अब इन सब का योग E वेक्टर बराबर k ये किसी बिंदु पर बाकी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात आ गया। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें देखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा है कि ये क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी है। तो यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी दो परिभाषाएं। पहली परिभाषा तो देखना, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, ढंग से समझना विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखा जहां पर किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा देखें उसके ऊपर अगर मैं किसी एकांक धनावेश को रख दूं तो वो स्वतंत्र रूप से गति करेगा, उनको अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वापस परिभाषा समझ लेना, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जहां किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण है वो देखना। पहला गुण तो ये है कि ये धनावेश में तो इनकी दिशा होती है बाहर की ओर। जैसे अगर मैं धनावेश देखूं तो इसमें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनकी दिशा होती है बाहर की ओर, और अगर ऋणावेश देखूं तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है बाहर की ओर, और जो ऋणावेश होता है उसमें जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो होती है अंदर की ओर। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश में खत्म होती है। धनावेश में तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है बाहर की ओर, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है अंदर की ओर। यानी धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश में क्या होती है, खत्म होती है।
दूसरा, अगर दो समान आवेशों को पास पास रख दें, जैसे ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, इन दोनों को अगर मैं पास पास रख दूं तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जो ये बताता है कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर मैं दो समान आवेशों को, जैसे दो धनावेश को मैंने यहाँ पास पास रख दिया, तो ये दोनों जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ विपरीत आवेश ले लूं, एक धनावेश लूं और एक ऋणावेश लूं, अगर मैं यहाँ पर विपरीत आवेश ले लूं तो विपरीत आवेश में क्या होगा, ये तनी हुई डोरी की तरह होगी। अगर एक मैं ले लूं धनावेश और दूसरा ले लूं मैं ऋणावेश, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये इस रूप में होती है। समान आवेशों में तो एक दूसरे को, चाहे दोनों ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन विपरीत आवेश में क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो इसे क्या हुआ कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तीसरा पॉइंट देखना, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मैं यहाँ पर ये कोई विद्युत बल रेखा ले रहा हूं, ये है। अब यहाँ पर कोई बिंदु, अगर मैं इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगा। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बताता है, दिशा बताता है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको। तो 3 पॉइंट आ गए समझ में आपके। पहला पॉइंट मैंने बताया कि धनावेश में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये नहीं अपन कह सकते धनावेश से शुरू होती है ऋणावेश में खत्म होती है। दूसरा पॉइंट, समान आवेशों का जो युग्म होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके दो धनावेश का, जैसे ये दोनों धनावेश है या ऋणावेश है, तो इसमें ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो समान आवेशों के युग्म में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत आवेशों के युग्म में ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी तनी हुई डोरी की तरह रहती है। तो इस रूप में अपन को वक्र प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आपके कि यहाँ पर अगर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के अंदर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। यहाँ पर ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और यहाँ पर मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट आएगा चौथा, जो इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं एक ही बात है। एग्जाम में भले विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखा हुआ है चाहे विद्युत बल रेखाएं लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है आपके कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेगी तो यहाँ कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी। अब ये तो बताएगी इस दिशा में, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बताएगी इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं 2 हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो 2 हो जाएगी, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार आप चुंबक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? तो उसमें भी यही रीजन आएगा कि विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा 2 हो जाएगी, वो संभव नहीं है। दोनों का रीजन सेम है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है और वहां चुंबकीय क्षेत्र है। अगला टॉपिक देखना इनके गुण के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये कभी बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी आपको बंद लूप में नहीं मिलेगी, खुले वक्र के रूप में ही मिलेगी। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अगला टॉपिक देखना विद्युत बल रेखाओं का। जो विद्युत बल रेखाएं कोई भी जो चालक पृष्ठ होगा, जैसे मेरा हाथ है चालक पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं या तो लंबवत बाहर आएगी या लंबवत अंदर जाएगी। अगर ये ब्लैक बोर्ड चालक पदार्थ है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं या तो जैसे धनावेश है यहाँ पर तब तो विद्युत बल रेखाएं बाहर जाएगी, ऋणावेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएगी। यानी चालक पृष्ठ के विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। अगर वो धनावेशित है तो उसके अंदर विद्युत बल रेखा की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर वो ऋणावेशित है तो विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। मतलब अगर पृष्ठ धनावेशित है तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर होगी और अगर ऋणावेशित है तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत
अंदर होगी। अगला टॉपिक देखना, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो यहां पर देखना, जैसे अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं, मान लिया यहां पर ये इस तरह का डायग्राम है, ये क्षेत्र ई है, ये क्षेत्र है ई बी। तो यहां पर देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यहाँ पे थोड़ी दूर दूर है, ये वाला पोर्शन थोड़ा दूर हो गया है। तो यहाँ पर जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो यहाँ पर ई ए विद्युत क्षेत्र है वो ई बी की तुलना में कम होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां दूर दूर होती है वहां कम होगा। ये डायग्राम बनाया मैंने, इसमें देखो ये वाली एक रेखा ऊपर चली गई तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर हो गई, यहाँ पास पास है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और यहाँ दूर दूर होगा। अगर मान लिया इस तरह का डायग्राम है, जैसे ये, अब यहाँ तीन विद्युत क्षेत्र दिए हुए हैं आपको, ये है ई ए, ये है ई बी, ये है ई सी। तो इन तीनों में कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा तो होगा ई ए। यहाँ देखो बिल्कुल पास पास है तो यहाँ सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र हो गया ई ए। फिर यहाँ ई बी, सॉरी ई सी है, ये इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा है ई सी। और सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा दूर दूर इसमें है तो सबसे कम होगा ई। तो इन तीनों डायग्राम से ही देख लो, यहाँ विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास पास है, यहाँ विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा है, यहाँ थोड़ी दूर दूर है और कम है, यहाँ ई बी और दूर दूर है, ये सबसे कम है। यानी विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा हुआ ई ए, फिर ई सी और फिर ई बी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई ए ग्रेटर देन ई सी ग्रेटर देन ई बी। तो ये हो गए आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके गुण। और इनके गुणों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखना इसके अंदर नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव दो समान और विपरीत आवेशों की युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान और विपरीत का मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ एक लूं में प्लस का 5 कूलम और दूसरा लूं में माइनस का 5 कूलम, दोनों के बीच की दूरी ले ली है, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर। अब ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए दोनों आवेशों का मान बराबर होगा। दो समान और विपरीत आवेशों की युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान और विपरीत आवेश का मतलब इन दोनों आवेशों का मान समान होना चाहिए। अगर ये +5 है तो ये -5 होना चाहिए, अगर ये +10 है तो -10 होना चाहिए। पहली बात तो आवेश का मान बराबर होना चाहिए। ये 5 कूलम है तो ये भी 5 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 होना चाहिए, ये प्लस है तो ऋणावेशित होना चाहिए। समान और विपरीत आवेशों के, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? दो समान और विपरीत आवेशों के युग्म को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा आएगा आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब यह मैंने पहले भी आपको बताया है कि फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन याद करो तो उसके फॉर्मूले से याद करना है। अब अगर आप रटते हो
तो वो थोड़ी देर याद रहेगी, फिर भूल जाओगे। फॉर्मूले के याद रखो और फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाओ। अब द्विध्रुव आघूर्ण का पहले तो पता करेंगे फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले से ही अपन परिभाषा बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2 है, ये इसका फॉर्मूला है। 2 है दो आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर अभी मैंने द्विध्रुव की परिभाषा बताई है, जैसे एक है प्लस Q आवेश, एक है माइनस Q आवेश। मैंने दोनों के बीच की दूरी 2 ली है, मैंने माना है दोनों के बीच की दूरी 2 है। 2 इसलिए ली है कि आगे अपन डेरिवेशन करेंगे तो इसका बीच का पोर्शन आधा आधा करेंगे तो आधा ये हो जाएगा आधा ये हो जाएगा, तो अपना डेरिवेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी भले यहाँ पर आप r ले सकते हो, ये ले सकते हो, x ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आगे के डेरिवेशन को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिया है। तो यहाँ पर एक है प्लस Q आवेश, एक है माइनस Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है P बराबर Q इंटू 2 है। Q तो है दोनों आवेशों का परिमाण, मैंने अभी बताया ये 10 है तो ये -10 होगा, ये 100 है तो ये माइनस का 100 होगा। तो वो आवेश है कितना, वो और दोनों के बीच की दूरी। तो Q इंटू 2 है। तो ये फॉर्मूला अब इससे परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा क्या बनेगी कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हुई, विद्युत द्विध्रुव के अंदर आवेशों का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मान लिया आप बोर्ड में भूल भी जाओ तो भले ऐसा भी लिख के आ जाना, विद्युत द्विध्रुव में Q इंटू 2 के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो भी नंबर मिल जाएंगे। फॉर्मूला याद है तो आप परिभाषा बना सकते हो, और रटोगे तो मैं फिर कह रहा हूं आज याद करोगे कल भूल जाओगे। जितने भी अगर कोई डेफिनेशन में फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो भले उसको याद कर लो, लेकिन अगर आपको जब फॉर्मूला है उसका और फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन रही है तो आप सीधा साधा फॉर्मूला याद करो, कभी नहीं भूलोगे। तो सिंपल फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2 है। तो इसमें इतना ही कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर आवेशों का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक सिंपल है, आवेश का कूलाम होता है, दूरी मीटर में होती है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। अगर विमा गए तो आवेश की विमा होती है AT, इसकी दूरी की होती है L, तो विमा हो जाएगी आपके LTA, ये हो गई द्विध्रुव की विमा। आगे समझ में। अब अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर समझ में आ गया।